सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसे हो? कैसा रहा सब लोगों का वीकेंड? क्या किया वीकेंड पर? क्या हैपनिंग हुआ आप लोगों का वीकेंड पर? कहाँ घूमने गए? जल्दी से इन्फॉर्म करो, सकता है बाकी पार्टिसिपेंट्स भी एड अप हो रहे हैं। कहाँ गए थे आउटिंग पर, बताओ। अरे वाह, बैकलॉग कंप्लीट कर रहे थे, गुड, वेरी गुड। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि पढ़ाई करते हो वीकेंड्स पर या घूमने फिरने जाते हो? गुड, वेरी गुड। तो पढ़ाई कर रहे थे। नाइस। चलिए, बढ़िया, गुड। अब आज आपको पता है नया वीक है। नया वीक। नया वीक, नया टॉपिक। पर नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबको पता ही है नया टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, बट नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर हो गए थे। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अब यूज में तो नहीं आता है, बट वंस इन वाइल कभी रैली उस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, और वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। कितने लोगों ने देखा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स रियल लाइफ में? आप में से कितने लोग हैं? सबने देखा है, अच्छा। ये वो लाल कलर वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फिजिक्स वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना। ये लैब में मिलता है आपको। ये वो लाल कलर वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है जिसमें आप पोस्ट डालते थे। आजकल तो खैर वो भी नहीं दिखते ना। मैंने, हाँ, ये तो रियलाइज नहीं करा कि इंदौर में आजकल एक भी जगह पे मैंने नहीं देखा। एक भी जगह पे मैंने आजकल पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं देखा जहाँ पे हम वो लेटर डाल सकते हो अंदर। पहले बचपन में क्या होता था, हर रोड पर, हर कॉलोनी के बाहर कहीं ना कहीं एक रोड पर एक वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसमें आप लेटर बॉक्स में हम डाल दो अंदर पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, तो अपने आप वो जहाँ जानी होती थी पोस्ट वो पहुंच जाती थी। बचपन में हमने ऐसा बहुत करा है, बिना टिकट जब का हमने पोस्ट डाल दी थी, पर कभी गई नहीं वो तो बहुत सालों बाद हमें समझ में आएगी गलती क्या हुई है। तब जाके हमें समझ में आएगी चीजें जो होती है वो पैसे से चलती है, और पोस्ट ऑफिस वाले वो लोग होते हैं वो भी पैसे से चलते हैं, तो उससे वो चिपकाना पड़ता था, है ना। वो चिपका के लाना पड़ता, वो चिपका के डालते थे। क्या बोलते थे उसको, स्टैम्प वैम्प चिपका के डालते थे। चलो, तो अब आते हैं हम कंसेप्ट पर कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या होता है। डायग्राम बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर बाकी तो मेरे ख्याल से आप लोग एक्सपर्ट हो ही, डायग्राम बनाने में तो दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं आएगी। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। जब मैं डायग्राम बनाऊँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करना। डायग्राम बनाने में बहुत एक्यूरेसी और प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। एक, दो, और ये तीन। ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक, दो, तीन। और उसके बाद तो फिर ये चलता रहेगा, इस तरह का डायग्राम जो है वो मुझे कंटिन्यू करते जाना था। फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये सब क्या है, डायग्राम का मीनिंग क्या है, यूज़ क्या है, वो भी तो सबसे बड़ी बात है ना, यूज़ क्या है। वो भी तो देखना पड़ेगा हमें कि इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं और क्या यूज़ होता है इसका, या क्या यूज़ था, उसका भी डिस्कशन होगा। फिलहाल फिलहाल पहले डायग्राम कंप्लीट हो जाए। ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ये डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, या चलो ये दोनों पॉइंट्स देख रहे हो, ये कंडक्टर के बने होते हैं। ये क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। और इसको अगर आप मान के चलो कि अगर आप थ्री डायमेंशन में देखना चाहते हो, वैसे थ्री डायमेंशन बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है,
थ्री डायमेंशन आप समझ लो उसका टॉप व्यू बना रहा हूँ मैं, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा। लग तो रहा है थ्री डायमेंशनल काफी हद तक, है ना? हम्म। बिल्कुल बढ़िया, एक तरफा एक नंबर ड्राइंग है। समझ में तो आ ही गया होगा, देखो ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम कीज लगा सकते हैं। कीज मतलब है ना, ये देखो ये दोनों कंडक्टर होते हैं, इनके बीच में आप थोड़ी सी गैप देख रहे हो, ये गैप है इन दोनों के बीच में। मतलब अभी सर्किट ब्रेक है, अभी सर्किट में ब्रेक है। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है तो सर्किट में ब्रेक है। ब्रेक मतलब समझते हो, सर्किट टूटा हुआ सर्किट है। पर इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हम लोग, हाँ पुराना डिवाइस है, बहुत पुराना, प्राचीन समय में बहुत पुराना डिवाइस है ये। ठीक है, बहुत पुराना डिवाइस है ये। अभी समझो डिवाइस क्या होता है ना, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके बीच में क्या हो सकता है, इसके बीच में ना ये जगह दिख रही है आपको, खाली जगह दिख रही है। उस खाली जगह में हम क्या कर सकते हैं, मेटल की कीज होती है। कीज मतलब ऐसे सिलेंडर टाइप का एक की होती है, उसको रख दो, फंसा दो उसको अंदर, बीच में जोर से फंसा दो उसको, सिलेंडर को। जैसे सिलेंड्रिकल की होती है, उसको फंसा दो। तो बताओ क्या होगा, सिलेंड्रिकल की फंसाने से क्या होगा? सिलेंड्रिकल की फंसाने से वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, दोनों कांटेक्ट में। और करंट फिर फ्लो करना स्टार्ट कर सकता है। ये देखो, फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर सकता है। तो आप मान के चलो शुरू में सारी कीज लगी हुई हैं, डायग्राम देख रहे हो आप? बीच बीच में मैंने जगह खाली छोड़ी है, पर आप मान लो सभी कीज लगी हुई है, सारी कीज लगा के रखी है मैंने। अंदर हर जगह पे कीज कनेक्टेड है, हर जगह पे कीज फंसी हुई है। ठीक, हर जगह पे कीज डाल के रखी थी हमने, तो सब जगह पे कांटेक्ट है। अब आगे की स्टोरी सुनो। थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, एकदम से समझ में शायद ना आए, 5 10 15 20 मिनट बाद, आधे एक घंटे बाद, क्लास खत्म होने के बाद शायद तब समझ में आ जाए। अभी से फोकस करना है। ये देख रहे हो नीचे कुछ रजिस्टर्स लगा रखे हैं मैंने, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। और ऐसे ही ना बहुत सारे नीचे देख रहे हो, नीचे तो बहुत सारे ग्रीन कलर में तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उनकी वैल्यू मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। पर पहले मैं आपको सर्किट बना के समझा देता हूँ आगे का, करना क्या है वो समझा देता हूँ पहले। ये वायर निकाल रहा हूँ मैं, दो तीन, एक दो, तीसरा वायर यहाँ से और चौथा वायर यहाँ से निकाल देते हैं। इन वायरों को कुछ नाम भी देते हैं, PQRS, ABCD। अब सबसे पहले मुझे बैटरी कनेक्ट करनी है, तो बैटरी कहाँ कनेक्ट करूंगा, मान लो मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ बिटवीन A एंड C। मैं हेडिंग हटा रहा हूँ, हेडिंग हटा दी है मैंने, लिख लेना खुद से हेडिंग बाद में। ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी अलॉन्ग विथ की मतलब स्विच, जिससे मैं इसको ऑन या ऑफ करूंगा। बिटवीन A एंड C कनेक्ट करा है। और बिटवीन बी पे मैं क्या करता हूँ, बी पे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, बी से मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर याद है? वो मैं कनेक्ट करता हूँ कहाँ पर, डी पर। AC के बीच में बैटरी लगी, BD के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा, परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है अपना, बिल्कुल एक तरफा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। और अननोन रजिस्टर मेजर करना है ना, तो बची हुई जगह क्या है, AB, BC और AD, A B B C और AD, हाँ तो CD बच जाएगा। CD के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, अननोन रजिस्टर लगाऊंगा। अननोन रजिस्टर कहाँ लगेगा, देखो अननोन रजिस्टर मतलब जिसकी वैल्यू मुझे मेजर करनी है, वो मैं लगा रहा हूँ इधर। मतलब समझ गए इसका यूज किस लिए होने वाला है, इसका यूज होने वाला है इन ऑर्डर टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम को मैं फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, रिड्रॉ करूंगा, A B C और D के बीच में। A
बी, सी और डी के बीच में मैं इसको फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बस देखते जाना है क्या करना है। पहले देखो ए और बी के बीच में ये दिख रहा है, ए और बी के बीच में ये रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, ए और बी के बीच में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा। बल्कि इनफैक्ट मुझे करना चाहिए था ए सी इधर लेना चाहिए था, है ना, क्रॉस में हो जाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में फिर। अब ठीक है, ए बी सी डी इस ऑर्डर में लेना ज़्यादा सही रहेगा। अब अपन देखें क्या करना है। पहले तो ए और बी के बीच में वो कॉम्बिनेशन का रजिस्टर लगा देता हूँ। वैसा ही फिर मैं किसके बीच में लगाऊंगा, बिटवीन बी एंड सी। ये देखो बिटवीन बी एंड सी लगे हुए हैं ये सब, लगा दो बिटवीन बी एंड सी। वैसे ही आपको लगाना है बिटवीन ए एंड डी। देख रहे हो, ए से लेकर डी के बीच में मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर से। ए से डी के बीच में ये पूरा देखो, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा एक जा रहा है, ये ए और डी के बीच में लगेगा। सी और डी के बीच में वो याद है, अननोन रजिस्टर, अननोन वैल्यू का रजिस्टर, स्मॉल आर, अननोन रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है। फिर एक गैल्वेनोमीटर था बिटवीन बी एंड डी, बाकी तो इजी है। गैल्वेनोमीटर था बिटवीन बी एंड डी, और बैटरी है बिटवीन ए एंड सी। देखो सर्किट ड्रॉ करने पे आपको ऐसा दिख रहा है। कभी देखा है इससे पहले लाइफ में सर्किट कहीं? कहाँ देखा है? हाइड्रोकार्बन में देखा है कि एस ब्लॉक में देखा है कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक फंक्शंस में देखा है? कहाँ देखा है ये? फंक्शन ऑफ फंक्शन में देखा है, एफ ओ जी ऑफ एफ, विट्सो ब्रिज में देखा है। अच्छा अच्छा, तो गुड, वेरी गुड। तो देखा जरूर होगा आपने ये, व्हीटस्टोन ब्रिज में, ब्रिजों का ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, आपका हमारा सबका फेवरेट टाइप का ब्रिज, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं कोई की निकालूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3 की लगी हुई है, ये 3 की फंसी हुई है ना, जैसे मान लो मैं बीच वाली की हटा देता हूँ, तो बताओ क्या होगा। बीच वाली की हटाते से ही वो 100 ओम का रजिस्टर लग जाएगा। पहले वो शॉर्ट सर्किट था, जब की अंदर फंसी हुई थी तो वो रजिस्टर शॉर्ट सर्किट था। पर जैसे ही मैं की हटा दूंगा, अब करंट को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए 100 ओम से जाना ही पड़ेगा। ब्रिज तोड़ दिया ना आपने, वहां से वो जो कनेक्शन था वो हटा दिया, की रिमूव कर दी। अब करंट को जाना है तो उसको 100 ओम के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा, देख लो। हाँ बोलो जल्दी से कि हाँ सर, करंट 100 ओम से होते हुए जाएगा। वैसे ही अगर आप 10 ओम निकाल दोगे, 10 ओम की निकाल दोगे तो क्या होगा, 100 और 10 दोनों की निकाल दोगे तो 110 बन जाएगा, दोनों रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे। खुद ही सोचो, अगर वो दोनों कीज निकाल दूंगा मैं, 100 और 10 ओम की, तो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 100 और 10 ओम। और करंट को उसमें से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच का रास्ता तो टूट गया है, की निकल गई है, की हट गई। तो ऐसे करते करते मैं एक दो तीन जितनी मर्जी उतनी की हटा सकता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ की डाल देता हूँ, है ना। चलो बताओ मुझे, अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पर की डाल दी है, तो अब बताओ ए बी और बी सी के बीच में रेजिस्टर कितना है, 100 और 100। हाँ बोलो कि हाँ सर, 100 और 100 है। कौन सी की? अरे वो बीच में जगह में की फंसाई है ना मैंने, ग्रीन कलर की। अगली बार क्या, असली का पोस्ट ऑफिस बॉक्स लाके बताना पड़ेगा, ऐसा लगता है। समझ जाओ, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, सब दिखाई देगा। दिख रहा है अब? मन की आंखों से देखना शुरू करो, सब दिखेगा। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर ए बी के बीच में रजिस्टर कितना है, 100 ओम। ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो 100 ओम, और ये भी 100 ओम है। तो ए बी और बी सी के बीच में कितना लगाऊं, 100। वो मैंने 100 लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो, 10 लगाना है 10 लगाओ। चलो 10 ओम लगाते हैं ना, चेंज करते हैं कुछ, लाइफ में रोज कुछ नया होते हैं ना जी। लो, की हटा देते हैं यहाँ से। बताओ मुझे 10 ओम लगाना है तो क्या करूंगा, ये वाली कीज हटा दूंगा। पर फिर मुझे यहाँ पे कीज लगानी पड़ेगी ना, यहाँ की नहीं लगाऊंगा तो फिर वो 110 हो जाएगा, यहाँ की लगा दो। बताओ कितना रजिस्टर लिया मैंने, 10 10 ओम का रजिस्टर लिया। हाँ, 10 100 1000, 10 100 1000, ये यहाँ पे 1000 है ना, ये 1000 था, है ना। जो आपको अच्छा लगता है नंबर, वो रजिस्टर ले सकते हो आप यहाँ पर। 10 10 ले लिया। अब देखो ए और डी के बीच में देखो क्या दिख रहा है आपको, ए और डी के बीच आपको एक बहुत बड़ी सी चेन दिख रही है। ये बहुत बड़ी सी चेन है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, वो बनाए नहीं है मैंने,
आपको बनाना है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, उनकी वैल्यूज भी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूज होती है उनकी, और उनकी इंटरेस्टिंग वैल्यूज क्या होती है, बिटवीन ए एंड डी लिख देता हूँ। बिटवीन ए एंड डी जो रजिस्टर्स आपको लगाने हैं, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, ज़्यादा चिंता मत करना कि ये क्या है क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। 1000, 2-2 हजार, 5 हजार। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक कैश काउंटर है, और कैश काउंटर में आपके पास ये सब करेंसीज हैं, ये सब करेंसीज इतनी हैं, इनके हेल्प से, पता है ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके हेल्प से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो। लगभग लगभग कितना, 5, 7, 8, 9, 10, लगभग लगभग 11 हजार तक, 10.5, 11 हजार तक सारे नंबर बना सकते हो। 10.5, 11 हजार तक, एक से लेके 11.5 हजार तक लगभग लगभग सारे नंबर बना सकते हो, लगभग अंदाजा बता रहा हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लो आपको किसी को 5,955 रुपये देने हैं, बताओ कैसे दोगे। 5,900, तो 5,000, 500, 700, 800, 900, 50 और ये 55, देखो बन गया। तो ऐसे आप कोई भी नंबर बना सकते हो, ट्राई करके देखना, जब फ्री रहो ना तब ट्राई करके देखना। वैसे भी देखो, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के होते हैं, 5-10 के भी सिक्के होते हैं, 20 रुपये का नोट होता है, 50 का नोट, 100-200 का भी नोट होता है, 500 का भी नोट होता है। 1000 वाले में अब तो दिक्कत आएगी, 2,000 का होता है। तो समझ जाओ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। हाँ, 9999 भी बनेगा ना, अरे। अरे घोचू, 9999 भी बना सकते हो ना, बड़ी घोचू इंसान हो। 5,000, 6, 7 हजार, 8, 9 हजार, 9,500, 700, 900, 50, 60, 70, 80, 90, 5, 6, 7, 8, 9, ये लो, इन सबको ले लो। अब है ना, मुझे जबरदस्ती परेशान मत करा करो फालतू, फ्री फोकट बैठे बैठे परेशान करते रहते हो सुबह से। ये नंबर्स बन जाएंगे बस, अब आप इतना समझ लो, ये सारे नंबर्स बना सकते हैं, जो मर्जी वो नंबर बना सकते हो। ठीक है। आओ तब हम समझे। अब क्या होता है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आपको हाथ दिख रहा है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर बना सकते हो, है ना। राइट साइड में अननोन रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखो ये अननोन रजिस्टर है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता हमें, अननोन रजिस्टर है। अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं बहुत कम। देखो ऊपर के दो रजिस्टर इक्वल है ना, देखो ऊपर के दो रजिस्टर इक्वल है, ऊपर के दो रजिस्टर इक्वल दिख रहे हैं, 10 और 10। तो नीचे के दो रजिस्टर भी इक्वल होने चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल होंगे तभी ब्रिज बैलेंस होगा, हाँ बोलो। ब्रिज तो बैलेंस तभी होगा ना जब रेशियो सही बैठे, 1:1 रेशियो बैठना चाहिए, तो दोनों जब इक्वल होंगे तभी ब्रिज बैलेंस होगा। पर हमें थोड़ा ना पता स्मॉल आर कितना है, तो हम पता क्या करते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू रखते हैं, मान लो पहले हमने 5 से लेकर, पहले एक वैल्यू रखी 5 ओम, पहले 5 ओम रखी। 5 ओम रखने पर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ, 5 ओम रखने पर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ। फिर आर की दूसरी वैल्यू मैंने रखी मान लो 4,000, और गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो अननोन रजिस्टर है ना, ये 5 से 4,000 के बीच में होना चाहिए। अब पता है हम क्या करेंगे, हमें एक रेंज मिली, फिर हम धीरे धीरे उस रेंज को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, 5 की जगह अब हम क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, इसको 3,500 कर देंगे, और फिर देखेंगे फिर से क्या नीडल एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट जा रही है क्या, पहले लेफ्ट गई 10 ओम पर, 10 ओम पर पहले लेफ्ट गई, और 3,500 ओम पे राइट गई, तो इसका मतलब स्मॉल आर क्या होगा, 10 और 3,500 के बीच में होगा। ऐसे धीरे धीरे आधे घंटे तक बैठे बैठे आराम से कीज निकालते लगाते जाएंगे, और देखेंगे रेंज को शॉर्ट करते जाएंगे, कम छोटी छोटी रेंज पे लाते जाएंगे, और छोटी छोटी रेंज पे लाने के बाद अल्टीमेटली हम वो फाइनल रजिस्टर फाइंड करेंगे, जिस रजिस्टर पर कीज निकालते निकालते हम, जिस रजिस्टर पर वो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो वैल्यू होगी स्मॉल आर की। तो बड़े मेहनत का काम होता है, आराम से पेशेंस रखना पड़ता है, कीज निकालो लगाओ, हिट एंड ट्रायल की हेल्प से आपको समझ में आता है कि वो आर की वैल्यू क्या होगी, इसलिए बड़े मेहनत का काम था ये। डिफरेंस बस समझ लो कि मीटर ब्रिज में आप क्या करते थे,
मीटर ब्रिज में हम क्या करते थे, मीटर ब्रिज में हम जॉकी को स्लाइड करते थे तो आसानी से नल पॉइंट निकल जाता था। यहाँ पे आपको कीज रिमूव करते करते नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको कभी, क्यों? क्योंकि ये तो हमने आपको एक्चुअल बताया है। क्वेश्चन इसका जो होता है ना, वो डायरेक्टली आप विट्स ब्रिज का एलसी कर लोगे। वो आपको बता देंगे ये कीज हमने रिमूव करी है, तो बताओ अननोन रजिस्टर क्या होगा, बस फटाक से कर देना। कैसे कर देना? R1/R2 = R3/R4 से खत्म। और ये आपके 12th के प्रैक्टिकल के स्टैंडर्ड लिस्ट में है। इस टॉपिक से 4 प्रैक्टिकल हैं। पहला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। दूसरा मीटर ब्रिज। तीसरा पोटेंशियोमीटर। चौथा ये क्या नाम है इसका, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये चारों आपके 12th के प्रैक्टिकल में होंगे। आप जब लैब जाओगे आपको ये चारों चीजें स्कूल वाले दिखाएंगे। आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी दिखाया जाएगा। ठीक है। अभी के लिए इसे नोट कर लिया जाए। अच्छे बच्चों की तरह बिना मुझे परेशान किए नोट करना शुरू कर दो। रेशियो इक्वल करना है तो R = R क्यों नहीं करा? अरे यार, एक चीज बताओ, आपको इसकी वैल्यू पता है क्या? अगर इसकी वैल्यू मुझे पता होती तो मैं इसकी वैल्यू भी उतनी रख देता। जब वैल्यू पता नहीं, एक्सपेरिमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट से निकालना। अब यार प्रॉब्लम पता है क्या, कुछ लोगों को कितना भी समझा दो,
समझने की कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते। जबकि कितना इजीली हमने बताया कि जो स्मॉल आर है वो अननोन रेजिस्टेंस है जो मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा मैं? हिट एंड ट्रायल से कैपिटल आर के अलग अलग वैल्यूज रख के देखूंगा। आप तो ऐसे समझ लो कैपिटल आर की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कि कब जाकर वेट करते हैं कि कब जाकर हमारा वो डिफ्लेक्शन जीरो आता है। जब डिफ्लेक्शन जीरो आएगा तो जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी वही स्मॉल आर की वैल्यू होगी। तो कैपिटल आर मेजर करके उसका आंसर ही हमारा स्मॉल आर हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है। इसको सिंपल वे में तो समझ लो। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सिंपली कैसे करना, वेट्स फ्रॉम ब्रिज कर्व से करना, इजीली हो जाएगा। और स्कूल के प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाया जाएगा। ये स्कूल का जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब ये फिर से पढ़ाया जाएगा, तब आप फाइल भी कंप्लीट करोगे। जब रियल में देखोगे तब समझ में आएगा आपको। रियल में कब देखोगे? जब आप स्कूल में देखोगे ना, इसका एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपको एकदम से फीलिंग आ जाएगी इसकी कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, अभी इसको आप नोट कर लो। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर तभी हो पाएगा जब आप इसको रियल में देखोगे। जबकि हमने बिल्कुल प्रिसाइजली इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा कि दो रेंज लेना, एक में गैल्वेमीटर लेफ्ट में आएगा, एक में गैल्वेमीटर राइट में आएगा। इसका मतलब स्मॉल आर जो वैल्यू है वो दोनों के बीच में कहीं है। फिर रेंज को धीरे धीरे कम करते जाना, कम करते करते आपको वो रेंज लानी है जहाँ पर वो स्मॉल आर होगा। फिर धीरे धीरे रेंज को और कम करते करते रेंज श्रिंक होते होते आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। अब और कैसे बताएं बताओ? थोड़ा तो आपको खुद से ही इंजीनियरिंग माइंडसेट है तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना खुद से। जबकि पूरी चीजें हमने एक एक करके बताई आपको। डन। अब स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। होपफुली ये नोट कर लिया होगा। अब ऊपर नहीं स्क्रॉल करेंगे, अब ऊपर तो स्क्रॉल नहीं करेंगे हम। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, गलत बात नहीं करना। डन। बहुत बढ़िया। आओ अब हम लोग एक नई शुरुआत करें। आप और हम मिलकर। नया दिन, नया वीक, नए वीक में एक नई शुरुआत, उम्मीदों भरी शुरुआत। कि भले ही पिछले दो टॉपिक हमें समझ में ना आए हो, भले ही हमारा कितना भी बैकलॉग आ गया हो, हम ये टॉपिक समझ कर ही रहेंगे। स्टार डेल्टा का वीडियो दिया तो था, आपने देखा नहीं क्या वीडियो? अरे वीडियो दिया था, सब कुछ तो किया था, आप जान ले लो मेरी। पूरा दिया तो था वीडियो, देखा नहीं क्या वीडियो? इतना अच्छा बढ़िया वीडियो दिया था आपको स्टार डेल्टा का। फिर अच्छा कमेंट भी किया था, अरे वाह गुड। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है ना। लाइक शेयर और कमेंट सब कुछ करना है। गुड, वेरी गुड। अच्छा सब्सक्राइब भी कर लिया, गुड, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आओ अब हम बात करें कैपेसिटर्स की।
आप लोगों को याद है आपने बचपन में बैटरी के बारे में पढ़ा था, फिर थोड़े बड़े हुए रजिस्टर के बारे में पढ़ा, थोड़े और बड़े हो चुके हो कैपेसिटर के बारे में पढ़ोगे और थोड़े दिनों बाद मैग्नेटिज्म में 15-20 दिन की बात है शायद मैग्नेटिज्म में 15-20 दिन के अंदर अंदर आप मैग्नेटिज्म में इंडक्टर पढ़ना शुरू कर दोगे। तो देखो ये सब एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट को बनाने में यूजफुल होते हैं। बैटरी, रजिस्टर तो पढ़ चुके हो। अब आएगा कैपेसिटर और थोड़े दिनों बाद आएगा इंडक्टर। ये सब होते हैं सर्किट एलिमेंट्स। क्या होते हैं? सर्किट एलिमेंट्स, जिनके हेल्प से आप सर्किट बनाते हो, सर्किट में लगते हैं जो कुछ ना कुछ इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो जैसे बैटरी का पर्पस क्या होता है बताओ? कंटिन्यूअसली करंट सप्लाई करना, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना। रजिस्टर का करंट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना। वैसे ही कैपेसिटर का एक पर्पस होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में टेम्पररी बेसिस पर थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा चार्ज स्टोर करता है कि जब जरूरत पड़े तो वो चार्ज और एनर्जी दे पाए सर्किट को। आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में कि कैपेसिटर सर्किट के अंदर क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा चार्ज स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो सर्किट को एनर्जी और चार्ज दे पाए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बेसिक टर्म डिफाइन करेंगे। टर्म होगा कैपेसिटेंस। अभी याद करते चलो, बाद में सब कुछ क्लियर होगा। कैपेसिटेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कंडक्टर क्या कर सकता है? कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है। कहाँ? सरफेस पर। तो किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला टर्म। कैपेसिटेंस मीन्स एक तरह से हम देखना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या है। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल मान लो एक स्पीयर की बात करते हैं चलो। स्पीयर के सरफेस पे अगर मैं क्यू चार्ज देता हूँ तो बताओ स्पीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना आता है? कंडक्टिंग स्पीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? याद है? कंडक्टिंग स्पीयर को अगर मैं चार्ज देता हूँ क्यू तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यू इक्वल टू आर बाई के इंटू वी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी? जितना ज़्यादा वोल्टेज पर चार्ज करूंगा उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। जितने ज़्यादा पोटेंशियल पर मैं उस कंडक्टर को चार्ज करने की कोशिश करूंगा या उस कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा पोटेंशियल दूंगा उस कंडक्टर पर उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा। तो जितना ज़्यादा मैं उसको चार्ज करने के लिए पोटेंशियल यूज़ करूंगा उस पर उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर पर इन जनरल चार्ज appearing on the conductor is proportional to the potential that is applied on the conductor। जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करूंगा उतना ज़्यादा चार्ज आना शुरू होगा उस पर। तो V is proportional to Q and Q is proportional to V। Charge appearing on a conductor is proportional to the potential through which it is charged। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हमें कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट होता है C। और इसी को हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि C का मतलब क्या है, जो हम आगे करेंगे भी डिस्कस डिटेल में। पर अभी हाल फिलहाल ही आपके सामने सबसे पहली इक्वेशन आई है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली इक्वेशन Q इक्वल टू सी वी। जैसे होता है ना V इक्वल टू आई आर रजिस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे ही Q इक्वल टू सी वी सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए? कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू सी वी। अब मान लो मुझे सी को डिफाइन करना है मैथमेटिकली। अभी स्टार्टिंग में बेसिक लेवल पे डिफाइन करना है, बेसिक मीनिंग समझना है। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ बेसिक मीनिंग समझने के लिए कि व्हेन वी इज 1 वोल्ट, रखो वी को 1 वोल्ट रखो। वी अगर 1 वोल्ट हुआ तो क्या होगा? क्यू इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन इट एट अ यूनिट पोटेंशियल। यूनिट पोटेंशियल पर वो कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है वो उसकी कैपेसिटी होगी। सिंपल बात है। देखो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है।
इस कंडक्टर को मैं 1 वोल्ट पे चार्ज करता हूँ, तो 1 वोल्ट मतलब यूनिट पोटेंशियल बोलूंगा, 1 वोल्ट पे ही अपने अंदर जितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर ही अपने अंदर जितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, वो चार्ज किसके इक्वल होगा, उसकी कैपेसिटी के इक्वल होगा। अब मान लो कि 1 वोल्ट पर, या फिर समझ समझ लो कि इसकी जो कैपेसिटी है वो आगे हम यूनिट डिफाइन करेंगे फैराड। जैसे मान लो ये 1 वोल्ट पर 3 कूलम स्टोर करता है, 1 वोल्ट पर 3 कूलम स्टोर करता है, तो इससे पता क्या फायदा होगा, कल से अगर मैं इसी कंडक्टर को 2 वोल्ट पे चार्ज करूंगा तो बताओ कितना चार्ज स्टोर करेगा, 2 वोल्ट पर कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा ये फिर। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर 3 कूलम स्टोर कर पाता है, 2 वोल्ट पर क्या होगा, 6 कूलम। वैसे ही 3 4 5 वोल्ट पर आप निकाल सकते हो कि ये उस वोल्टेज पर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो कैपेसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर या कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर एट अ यूनिट पोटेंशियल। अभी लिखना मत, लिखने से पहले आगे देखो कैसी क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। बस आगे मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, निकाल के देखना। आओ अब इसका फॉर्मूला, ओ एसआई यूनिट निकाले। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे, एसआई यूनिट निकालने के लिए चार्ज किस में होता है, कूलम में। वोल्ट किस में होता है, वी किस में होता है, वोल्ट में। चार्ज कूलम में, वी होता है वोल्ट में। कूलम पर वोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेराड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फेराड। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ मैं। सीजीएस यूनिट कैसे निकालूंगे, देखो पहले एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी, ये होगी फेराड। फेराडे के नाम पर रखी गई है, इसलिए बोलते हैं टॉपिक सब लोग पढ़ के आया करो पहले से। सबको टॉपिक पहले से पढ़ के आना है, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होता है फेराड कौन थे, है ना। तो फेराड नहीं थे, वो फेराडे थे, उनके नाम पर रखा गया है शॉर्ट में, है ना। सीजीएस यूनिट निकालते हैं चलो पहले। सीजीएस यूनिट कैसे निकालोगे, 1 फेराड कितना होगा, 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट, 1 वोल्ट कितना होता है जरा बताओ, 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, पता है ना। V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो 1 वोल्ट खुद ही कितना होगा, 1 वोल्ट होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट होगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को सब्सटीट्यूट कर दो, 1 वोल्ट को नीचे सब्सटीट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर कूलम का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अगर याद आ रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, और वो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज था ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 जूल होता है 10⁻⁷ डिवाइड करो कितना आएगा, ये 9 × 10⁻18 डिवाइड बाई 10⁻7, 9 × 10⁻11। ये 9 × 10⁻11 क्या है, ये सीजीएस यूनिट है। तो अब अपने पास दो यूनिट है, एक है एसआई यूनिट और एक है सीजीएस। एसआई यूनिट कौन सी है बताओ, ये मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी है, एसआई यूनिट है। और ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। समझ में आ रहा है, गुड। इससे पहले कि हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करें और आगे की थ्योरी बढ़ाएं, इसे नोट कर लिया जाए। अच्छे बच्चों की तरह बिना परेशान करे नोट करना शुरू करो।
ये नोट कर लिया होगा। बाकी फोटो ले लो जिसने अगर नोट नहीं करा है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अब। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये सब नोट करना है। डन। चलिए, अब ये ट्राई करो दो क्वेश्चंस।
फर्स्ट पार्ट लगभग लगभग सबका आंसर सही है। देखो, Q इक्वल टू सी वी, क्यू इतना है, इज इक्वल टू सी इंटू वी। वैसे भी बोल दो 5 वोल्ट पे इतना चार्ज, तो 1 वोल्ट पे कितना चार्ज, 1 वोल्ट पे वो चार्ज स्टोर करेगा 4 × 10⁻⁻⁶। या हम बोल सकते हो 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, 1 वोल्ट को इतना चार्ज स्टोर कर पाएगा, लॉजिक से भी बोल सकते थे। दूसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। कैपेसिटी है 50 माइक्रोफेराड। अच्छा बताओ, 50 माइक्रोफेराड का मतलब 1 वोल्ट पे 50 माइक्रोकूलम, तो 20 वोल्ट पे कितना, सी इंटू वी। मल्टीप्लाई तो करना था बस मुझे, कितना आ जाएगा ये, 10⁻⁻³ या फिर ऐसा बोल सकता हूँ 1 मिली कूलम। इतना टोटल चार्ज ये स्टोर करेगा इतने वोल्ट पर। कहीं कोई दिक्कत तो बता दो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर पर। अब बात होगी सबसे पहले केस की, वो है केस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कंडक्टर मतलब समझते हो, एक स्पीयर लिया है हमने, मेटेलिक स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर, जो कि दिख रहा है आपको लेफ्ट में। उसका रेडियस है आर, रेडियस कितना है आर, और उसको हमने चार्ज दिया क्यू। रेडियस है आर और मैंने उसको चार्ज दिया क्यू। तो बताओ उसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। सरफेस पर पोटेंशियल होगा Q/R। मैं एक काम करता हूँ, खुद सॉल्व करके बताता हूँ आपको आगे। पर K कितना होता है, 1/4πε0। तो यहाँ से Q कितना आ रहा है, पर हमें तो अभी पढ़ा, आज भी 15-10 मिनट पहले ही पढ़ा कि Q होता है CV। आज की स्टोरी है। मतलब ये जो V के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है वो C होता है, V के साथ में जो कोएफिशिएंट आता है वो C होता है। तो C कितना होगा, 4πε0R। ये होगी कैपेसिटी ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। नोट किया जाए, फिर हम आगे देखेंगे। फोटो कौन सी फोटो, नोट नहीं किया था क्या।
बस यहीं तक नोट करना है इतना, वो सेम ही है जो मैंने किया है, बस इतना ही नोट करना था। ठीक है, कर लिया नोट, गुड। आओ अब हम कुछ और पॉइंट्स देखें इसमें। आओ अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर मैं इसी स्पीयर को किसी मीडियम में डिप कर दूं, अगर मैं सेम स्पीयर को उठाकर किसी मीडियम में डिप कर दूं, तो हमें पता है मीडियम में एप्सिलन नॉट नहीं लिखते, मीडियम में एप्सिलन नॉट की जगह क्या आता है, एप्सिलन नॉट की जगह आता है एप्सिलन, जो कि कितना होता है एप्सिलन नॉट के, जहाँ पे के क्या होता है, कांस्टेंटों का कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सी मीडियम में आ जाएगा के टाइम्स ऑफ सी इन एयर, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो क्या होता था सी इन एयर। तो बस सी इन एयर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, कैपिटल के से मल्टीप्लाई करा एक तरह से। ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कैपिटल के। ठीक है, ये हो जाएगा सी इन एयर इंटू के। अभी नोट करने से पहले यार 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं, सुन लो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं अर्थ की कैपेसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, अर्थ क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्पीयर है। अर्थ एक बहुत बड़ा स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, और अर्थ कैपेसिटी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेर वैल्यू ऑफ आर इज कितना, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर ऐसा ही तो होता नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करना, आप देखना ये वैल्यू आती है 711 माइक्रोफेराड। अब सोचो ये वैल्यू आ रही है माइक्रोफेराड में, जबकि अर्थ कितना बड़ा स्पीयर है, सोचो अर्थ जितने बड़े स्पीयर की कैपेसिटी भी माइक्रोफेराड में आती है। इतने बड़े रेडियस वाले स्पीयर की कैपेसिटी पे अगर माइक्रोफेराड में आती है, तो उससे हमें एक बात क्लियर होती है कि फेराड इज़ अ वेरी बिग यूनिट। और प्रैक्टिकली जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे वो ये 3 होगी, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड एंड पिकोफेराड। पता तो है ना माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड क्या होता है। जैसे नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12, ये सब यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसे नोट करो, फिर हम आगे कुछ और पॉइंट्स बताएंगे आपको। ये कैपिटल के क्यों आया, ये तो हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद करो। मीडियम में, मीडियम में एप्सिलॉन को लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को चेंज करके लिखते हैं एप्सिलॉन के, आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था हम लोगों ने। एप्सिलॉन की जगह, ये जो एप्सिलॉन नॉट की जगह आता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, इसको रिवाइज करना, आपको याद आ जाएगा। अर्थ के लिए के 1 इसलिए लिया है क्योंकि अर्थ एक स्पीयर है, और इस स्पीयर के सराउंडिंग मीडियम बताओ क्या है, सराउंडिंग में क्या होता है, अर्थ के सराउंडिंग में आसपास क्या होता है, अर्थ के सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग समझते हो सब लोग, सराउंडिंग मतलब ये सराउंडिंग बोलते हैं इसको। ये सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर।
एयर है ना अर्थ के सराउंडिंग में, ये कुछ और है? अर्थ अगर स्फीयर है तो उसके सराउंडिंग में क्या है? एयर है, तो एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 1, क्लोज टू 1। ठीक है। डन। वेरी गुड। आओ, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता। तो तीन चीजें याद रखो, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, कंडक्टर का शेप कैसा है, स्पेरिकल है, क्यूबॉइडल है, या किस टाइप का शेप है। तो सबसे पहली बात तो शेप कैसा है, कोनिकल है। अलग अलग शेप के लिए कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करेगा? शेप। जैसे वेसल होता है, वेसल देखा है आपने? वेसल मतलब जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, लिक्विड स्टोर करते हो, उसकी कैपेसिटी होती है ना, 15 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर। किन किन बातों पर डिपेंड करती है? शेप कैसा है? शेप मतलब हो सकता है कि आप कोनिकल शेप लो तो वो कम पानी स्टोर करे, और इस टाइप का शेप लो सकता है ज़्यादा वाटर स्टोर करे। तो पहली बात शेप पर। दूसरी बात, अगर शेप सेम है तो फिर उसके साइज पर, कितना ज़्यादा साइज है, कितना कम साइज है। और तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर किस बात पर भी डिपेंड करेगा? सराउंडिंग मीडियम पर। देखो, ये देखा था हमने फॉर्मूले में, कैपेसिटेंस विल डिपेंड, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ के ऑफ मीडियम। मतलब उस स्पीयर का कैपेसिटेंस उसके सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। सराउंडिंग मीडियम चेंज करोगे तो सेम वोल्ट पर वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। किन बातों पर डिपेंड नहीं करेगा? क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना चार्ज स्टोर कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कितने वोल्टेज पर उसको चार्ज करे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यू बाई वी का जो रेशियो है वो सेम है, क्यू बाई वी का रेशियो ही सी है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। अब तीसरा, मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं करेगा। वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। वो स्पीयर अगर सेम रेडियस का है तो वो किस मटेरियल का बना है। मटेरियल मतलब वो एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, गोल्ड का है। गोल्ड जी थोड़ा ना होता है। गोल्ड का है, सिल्वर का है, प्लेटिनम का है, किसी का भी हो। साइज शेप सेम है, सराउंडिंग सेम है, तो उसकी कैपेसिटी सेम होगी। जैसे आप नहाने जाते हो, बकेट चाहे आप एल्यूमिनियम की यूज़ करो, चाहे आयरन की यूज़ करो, चाहे प्लास्टिक की यूज़ करो, चाहे गोल्ड की यूज़ करो, चाहे सिल्वर की यूज़ करो, चाहे ब्रॉन्ज की किसी भी किस चीज़ की बकेट यूज़ करो, वॉल्यूम तो सबका किस पे डिपेंड करेगा? शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। पता है ना? नहाते तो हो ना सब लोग? हाँ, तो फिर पता होगा। ठीक है, गुड। तो जल्दी से नोट करो, किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन बातों पर डिपेंड नहीं करेगा।
मटेरियल की कंडक्टिविटी से कैसे फर्क पड़ेगा, आप खुद ही मुझे बताओ। कहीं लिखा है हमने? नहीं लिखा। मटेरियल की कंडक्टिविटी से क्यों फर्क पड़ेगा? कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए बस। सराउंडिंग से फर्क पड़ेगा, वही तो लिखा है, सराउंडिंग मीडियम इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, पूरा लिखा तो है हमने। एनसीईआरटी में चैप्टर किस नाम से है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या तो मिक्स दिया होगा या अलग से कैपेसिटर नाम से ही दिया होगा। पर एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं करनी है ना। पोटेंशियल में दिया हुआ है, अच्छा। पोटेंशियल वाले चैप्टर में देख लो, दिया होगा। पर एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं लेनी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने का कोई यूज़ नहीं है। कुछ भी थ्योरी नहीं मिलेगी आपको, ना ढंग की थ्योरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हो आप बाद में उसके। या टॉपिक कंप्लीट होने या चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो एचसीवी से पढ़ना है हमें इसको। आओ अब हम इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करें। आ गया होगा आंसर तो, बहुत ही डायरेक्ट आंसर है। सीन मीडियम। सीन मीडियम कितना हो गया? 110 इज इक्वल टू के टाइम सीन एयर, तो उससे के कितना आ रहा है? 2.2। ये रिजल्ट आ गया। हो गया देखो। आओ अब ये क्वेश्चन ट्राई करें। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने, आपको याद हो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करे थे। सरफेस का पोटेंशियल बताओ, फील्ड बताओ, अगर वो सब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देंगे।
आओ देखें सॉल्व करके क्या आना चाहिए। ये 8 छोटे-छोटे ड्रॉप्स हैं। ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक बड़ा-सा ड्रॉप बना देते हैं। मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है कैपिटल R, तो पहले बताओ वॉल्यूम कंजर्वेशन से क्या लिखूँगा? 1 का वॉल्यूम और ऐसे 8 हैं इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे फाइनल रेडियस मिल रहा है 2r। अब इनिशियल कैपेसिटी है c, या ऐसा भी बोल सकते हो, डायरेक्टली बोल दो ना, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब c इज प्रोपोर्शनल टू r। r मतलब रेडियस, स्फीयर का रेडियस के प्रोपोर्शनल। अब रेडियस डबल हो गया, देखो रेडियस डबल हो गया तो कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, तो कैपेसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स c। रेडियस डबल, कैपेसिटी डबल। सोचो इसका तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था आप लोगों का, आपको याद ही है। 8 ड्रॉप्स मिलेंगे तो रेडियस 2r होता है, तो डायरेक्ट आंसर दे देते इसका। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब इसमें किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम कोई डाउट कुछ पूछना हो? ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न के लिए एक होमवर्क है छोटा सा। जो भी आपका पुराना होमवर्क चल रहा है, अगर मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो कंप्लीट कर ही रहे होंगे आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके। अपार्ट फ्रॉम दैट बस एक छोटा सा होमवर्क है कि डायरेक्ट छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको ये टॉपिक प्री रीड करना है। प्री रीड कहाँ से करना है? प्री रीड करना है एचसीवी से, एचसीवी से प्री रीड करना है। और बाकी आप आगे रियलाइज़ करोगे, क्या रियलाइज़ करोगे मैं बता देता हूँ, कि ये टॉपिक आगे जाकर आपको पूरा का पूरा सिमिलर दिखेगा। मतलब आपको लगेगा कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, थोड़ा आगे जाकर मतलब 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद आपको लगेगा कि यहाँ से देखो, कहाँ से? यहाँ से। फिर आपको वही सब कुछ करना है, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट सॉल्विंग, वही सब सर्किट सॉल्विंग आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। पूरा टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, मेथड्स भी आपके पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन भी करे हुए हैं आपके, देखो ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हो। ये देखो, ये याद है? इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आगे जाके ये पूरा टॉपिक आपको सिमिलर लगेगा। किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे हम, किरचॉफ लॉ लगाते हुए देखोगे आप टॉपिक में, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिमिलर, सर्किट सॉल्विंग से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर दिखेगी। चलो, तो उसको एक बार पीरियड जरूर कर लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।